नमस्कार दोस्तों, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के अंदर अपन पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आगामी एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आने के चांसेस है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपना जो आज का जो है समर्पित है सब अपने पूरे सपने पूरे होने तक। मीन्स जो आरएनयू नर्सिंग क्लासेज है वो आपके लिए समर्पित है। आगे जो आगामी एग्जाम है, नॉर्सेट है, आरआरबी है, उन एग्जाम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने के चांसेज है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जा रहा है इस क्लासेस के अंदर। तो ये सभी क्लासेज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो आगे का नॉर्सेट है उसके लिए स्पेशल रूप से ये जो बैच है वो चल रहा है, जिसके अंदर सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और प्रीवियस जो नॉर्सेट है, प्रीवियस जो नर्सिंग के कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसको डिटेल में आपके साथ में समझाया जा रहा है विथ ऑप्शन एंड रेशनल के साथ में। ठीक है, तो समर्पित है सब सपने पूरे होने तक। जब तक आपके जो सपने हैं या फिर आपका जो आगामी कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करने तक हम आपके लिए समर्पित है। आपको अपने अच्छे से मेहनत करनी है। यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपकी सफलता है वो जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है, तो आज ये जो बैच है इसके अंदर जो साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। तो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी ये सभी जो क्लास है, जो रोजाना क्लासेस चल रही है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से आप क्लासेस देख सकते हैं। उसमें उसके अंदर वेल फैकल्टीज के द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को अच्छे से बताया जाता है। ठीक है, तो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है वो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का जो ऐप है उस पर अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज है वो डेमो क्लास भी देख सकते हैं। डेमो से देख करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है और आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के ऐप पर क्या क्या क्लासेज है वो अवेलेबल है, कौन कौन से क्वेश्चंस है, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज है वो इंपॉर्टेंट है वो अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। तो आप एक बार डेमो क्लास ज्वाइन करके भी आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के ऐप पे डेमो क्लास ज्वाइन करके भी देख सकते हैं। और इसके अंदर बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, सभी क्वेश्चन से अच्छे से रैशनल के साथ में डिटेल में समझाया गया है। और क्वेश्चन के अंदर हर क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर भी आगे के एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन अलग बन सकता है उसके बारे में भी बताए गए हैं। इसके अलावा आरएनयू नर्सिंग क्लासेस पे जो ऑफर है वो भी चल रहे हैं, जिसके अंदर बहुत कम मनी के अंदर आप अच्छे से टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। तो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ में हैं, आपके लिए समर्पित है। ठीक है, तो आप यदि मेहनत करोगे तो 100% सक्सेस होगे। आगामी एग्जाम है वो बहुत नजदीक है, नॉर्सेट का एग्जाम भी नजदीक है, जिसके अंदर आप अच्छे से तैयारी करके अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस से जुड़े रहिए, जिससे आप अपनी जो सफलता है वो जल्द से जल्द हासिल करो, ऐसी हम कामना करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सीरीज या फिर जो साइकेट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर और पहला क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि नर्स अटेंडिंग टू ए पेशेंट रिसीविंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी इन ए साइकेट्रिक डिपार्टमेंट शुड एंश्योर दैट कॉम्प्लायंस ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, एक नर्सिंग ऑफिसर है वो अटेंड करे पेशेंट रिसीविंग विद ईसीटी। एक पेशेंट ईसीटी रिसीव कर रहा है या फिर ईसीटी की थेरेपी पे है पेशेंट, उसको नर्सिंग ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, देख रहा है, जिसके अंदर इन ए साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर शुड एंश्योर कॉम्प्लायंस ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसके अंदर से ईसीटी से रिलेटेड कौन सा कॉम्प्लायंस है वो सही नहीं है, वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन में बताना चाह रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चंस है। ईसीटी के अंदर यदि अपन ईसीटी दे रहे हैं पेशेंट को तो उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में देनी चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ईसीटी से पहले क्या क्या ध्यान में रखना है, ड्यूरिंग ईसीटी क्या क्या ध्यान में रखना है, आफ्टर ईसीटी क्या क्या ध्यान में रखना, ये सभी थिंग्स होती है वो माइंड के अंदर रखनी चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन है वो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि नर्सिंग ऑफिसर है वो ईसीटी रूम के अंदर है और ईसीटी के अंदर ईसीटी पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, उसके अंदर किन चीज का या कौन सा कॉम्प्लायंस है वो इसके अंदर सही नहीं है, उससे रिलेटेड सही नहीं है, ईसीटी से रिलेटेड ये पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पेशेंट हेयर शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई
बिल्कुल सही है। ईसीटी दे रहे हैं तो पेशेंट के जो हेयर होते हैं वो क्लीन और ड्राई होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से डिलीवर्ड हो। ठीक है, यदि जैसे अपन बात करें ईसीटी दे रहे हैं, उनके हेयर यदि गीले रहेंगे तो उसका जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सही तरह से उनमें आगे संसारित नहीं होएगा, आगे जा नहीं पाएगा। तो पेशेंट को जो हेयर होते हैं वो ड्राई होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए। ये ऑप्शन इसके अंदर सही है। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है एक्सेप्ट, मींस इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वो सही नहीं है, वो अपन को देखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन तो इसके अंदर जाएगा नहीं, बिकॉज ये सही है, ऐसा करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बी ऑप्शन है वो है एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल इज नॉट नेसेसरी। बिल्कुल एम्प्टी और बॉवेल एंड ब्लैडर होता है वो एम्प्टी नेसेसरी होता है, नॉट नेसेसरी है। इसका मतलब ये एब्सेंट एक्सेप्ट के अंदर ऑप्शन सही आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन सही जाएगा, बिकॉज अपन जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अंदर ये ऑप्शन देखा जाता है कि पेशेंट को ईसीटी से पहले उसके ब्लैडर एंड बॉवेल हैबिट्स होती है, या ब्लैडर एंड बॉवेल है वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। पेशेंट एनपीओ होना चाहिए, पेशेंट के हेयर एंड नेल जो हेयर होता है वो क्लीन होने चाहिए, पेशेंट के नेल है उस पर नेल पेंट है उसको रिमूव करना चाहिए। बिकॉज ये चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम के अंदर ध्यान रखनी चाहिए और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पेशेंट के नेल है वो क्लीन कौन और क्यों करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बिकॉज पेशेंट के यदि ईसीटी दे रहे हैं उसमें यदि साइनोसिस वगैरह है या नेल का कलर वगैरह अपन चेक कर सकते हैं, तो नेल पेंट है वो रिमूव करना है, हेयर क्लीन करना है। बिकॉज हेयर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब अपन ईसीटी इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे तो हेयर बिल्कुल क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ऑयल है तो ऑयल से भी क्या है, वाटर से हेयर वॉश करके उसके बाद में उसको ईसीटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये थिंग्स होती है, एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल हैबिट है वो होना चाहिए, जबकि इसके अंदर नेसेसरी नहीं है। तो ये ऑप्शन इसके अंदर एक्सेप्ट के अंदर सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेयर पिंस, ब्रेसलेस, बॉडी पर्सिंग शुड बी रिमूव्ड। बिल्कुल सब चीजें रिमूव करनी चाहिए ईसीटी से पहले, ये भी ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन है टेक द इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। तो इसके अंदर है वो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, वो जाएगा एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल हैबिट इज नॉट नेसेसरी। जबकि एम्प्टी ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल हैबिट होती है वो नेसेसरी होती है। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है वो क्या है, इसके अंदर सही ऑप्शन है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये ईसीटी से रिलेटेड है। ईसीटी में अपन क्लास के अंदर सब थिंग्स आपको बताई गई है। ईसीटी से पूर्व क्या ध्यान में रखना चाहिए, ड्यूरिंग ईसीटी क्या रखना चाहिए। तो ड्यूरिंग ईसीटी से पहले पेशेंट एनवीएम होना चाहिए, पेशेंट के नेल्स होते हैं उस पर नेल पेंट है रिमूव करना चाहिए, पेशेंट को सब इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए पेशेंट के रिलेटिव के साथ में। इसके अलावा पेशेंट के जो ब्लैडर एंड बॉवेल होते हैं वो एम्प्टी होने चाहिए, जिससे क्या पेशेंट को जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करे उसमें क्या है प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट एनपीओ होना चाहिए, बिकॉज पेशेंट को सेडेशन और रिलैक्सेंट देंगे तो पेशेंट को एस्पिरेशन के चांस होते हैं। इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक कि पेशेंट का एनपीओ क्यों रखते हैं। ठीक है, कोई भी सर्जरी हो रही है या फिर पेशेंट की कोई भी ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, उससे पहले पेशेंट को एनपीओ क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए पेशेंट है वो शुड बी एनपीओ। ठीक है, कोई भी सर्जरी हो रही है या फिर किसी भी प्रोसीजर से पहले या पेशेंट को जनरलाइज एनेस्थीसिया देते हैं, पेशेंट को कोई भी एनेस्थीसिया या सर्जरी से पूर्व एनपीओ रखा जाता है। बिकॉज क्या है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया से प्रिवेंशन के लिए, एस्पिरेशन न्यूमोनिया से प्रिवेंशन के लिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, एस्पिरेशन न्यूमोनिया से प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को एनपीओ रखेंगे। इसके अलावा पेशेंट को एंटासिड देते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसको कम करने के लिए एंटासिड देते हैं। क्यों, एंटासिड और गैस्ट्रिक देने से पेशेंट को एस्पिरेशन न्यूमोनिया से बचाव किया जा सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया से बचा जा सकता है। तो 12 आवर बिफोर पेशेंट को एनपीओ रखते हैं किसी प्रोसीजर। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर होता है उससे 12 आवर बिफोर पेशेंट को एनपीओ रखते हैं। क्यों, क्योंकि उसको एस्पिरेशन न्यूमोनिया से बचने के लिए पेशेंट को एनपीओ नहीं रखेंगे। उसके बाद में सडन पेशेंट खाना खा के आया है या फिर कुछ पी के आया है पानी, उसके बाद में जस्ट अपन ने जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, तो जनरल एनेस्थीसिया के जस्ट बाद में पेशेंट को क्या हो सकता है, जो एब्डोमेन जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आप पे क्या हो जाएगा, अपर आकर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि मसल्स होती है, एपिग्लोटिस होता है, वो क्या होता है रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण से एस्पिरेशन के चांस होते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एस्पिरेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज मेडलसन सिंड्रोम। मेडलसन सिंड्रोम,
बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट को मेंडेलसन सिंड्रोम से प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है या पेशेंट को एंटासिड और दिए जाते हैं बिफोर एनी सर्जिकल प्रोसीजर एंड मेजर सर्जरी। ओके, जिस पेशेंट को सर्जरी होनी है या फिर मेजर सर्जरी होनी है उसको 12 आवर बिफोर एनपीओ रखते हैं, मतलब मिडनाइट से। ठीक है, अपन समझ सकते हैं मिडनाइट से पेशेंट को एनपीओ रखते हैं। इसके साथ में पेशेंट को उस टाइम से एंटासिड या फिर गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट मोटिलिटी कम करने के लिए देते हैं मेडिसिन। इसके अलावा कुछ पेशेंट को अल्प्रेक्स या फिर जो ये अल्प्रेक्स होती है, अल्प्राजोलम है, वो भी टेबलेट्स देते हैं पेशेंट को स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए। ये किस किस पेशेंट के अंदर दी जाती है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर होता है। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, मेंडेलसन सिंड्रोम क्या होता है। मेंडेलसन सिंड्रोम वो होता है कि यदि पेशेंट को 12 आवर बिफोर एनपीओ नहीं रखा है पेशेंट को, और उसमें क्या अपन सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पिरेशन होना मेंडेलसन सिंड्रोम कहलाता है। और मेंडेलसन सिंड्रोम से प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को बिफोर एनी सर्जिकल प्रोसीजर, ईसीटी हो या फिर मेजर प्रोसीजर होगा, उससे 12 आवर बिफोर पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ के रखना, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, ए पर्सन seeing a design on the floor thought it was fossils. It is an example of, किस चीज का एग्जांपल है? ये क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ा हुआ, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पर्सन है वो डिजाइन देख रहा है फर्श के ऊपर, उसको ऐसा लग रहा है दिस इज द फॉसिल्स। ठीक है, ये किसकी है, साया है या फिर ऐसा कुछ फॉसिल्स टाइप का फील दिख रहा है, ये किस चीज का एग्जांपल है, साया या प्रतीत हो रही है, तो ये किस चीज का एग्जांपल है, वो क्या है। तो अवेलेबल है कि वो क्या है, फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर ऐसी साया, उसको फॉसिल रूप में परसेप्शन करना क्या कहलाता है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फ्लोर है, फ्लोर को एग्जैक्ट उसको समझ रहे हैं फॉसिल्स, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो क्या होगा इसके अंदर, दिस इज द इल्यूजन। ओके, इल्यूजन इज द फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, फॉल्स, किसी ऑब्जेक्ट का फॉल्स इंटरप्रिटेशन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इल्यूजन बोलेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आपने बार बार देखा होगा। तो इल्यूजन है वो इसके अंदर ऑप्शन सही जाएगा, डिल्यूजन है नहीं। डिल्यूजन क्या होता है, दैट इज द फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ इज नोन एज डेल्यूजन। ओके, हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है वो होता है फॉल्स परसेप्शन। ओके, फॉल्स परसेप्शन का मतलब कोई यानी ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं है, उसका फॉल्स परसेप्शन होना, ऐसे ही फॉल्स परसेप्शन होना क्या कहलाता है, हेलुसिनेशन कहलाता है। हेलुसिनेशन में बहुत सारे हेलुसिनेशन होता है, दैट इज द ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। बहुत सारे एग्जाम के अंदर बहुत सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन रूप से हेलुसिनेशन कौन सा होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये जो भी थिंग्स बताई जा रही है ये एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड के अंदर रखनी है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन रूप से साइकियाट्री के अंदर हेलुसिनेशन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट कॉमन रूप से हेलुसिनेशन कौन सा होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। बड़े डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया के अंदर कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ठीक है, और ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में अपन बात करें, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में तो विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है, विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें तो टैक्टाइल हेलुसिनेशन है वो कोकेन एब्यूज के अंदर देखने को मिलता है, कोकेन एब्यूज के अंदर टैक्टाइल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। ये भी है वो सभी टर्मिनोलॉजी है वो एग्जाम व्यू में इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इल्यूजन है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, फर्स्ट को है वो उसको फॉसिल्स समझ रहा है, तो क्या होगा, इल्यूजन होगा। आइडिया ऑफ रेफरेंसेस क्या होता है, आइडिया ऑफ रेफरेंसेस बताया कि ये पर्सन होता है डेल्यूजन का पेशेंट, डेल्यूजन है एक जिसके अंदर पर्सन को ये ऐसा फाल्स लगता है कि दो अदर बातें कर रहे हैं, वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसा उनमें लगता है, तो क्या होता है, डेल्यूजन, आइडिया ऑफ रेफरेंसेस बोला जाता है। ठीक है, ये डेल्यूजन का पार्ट है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है वो है,
Mr. Santosh, 18-year-old student, is admitted to the ward with a diagnosis of epilepsy. He tells the nurse that he is experiencing a generalized tingling sensation and smell of roses. These complaints indicate. पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है. ओके, ये मिस्टर संतोष है, 18-year-old स्टूडेंट है, इज एडमिटेड टू द वार्ड. वार्ड के अंदर एडमिट हुआ है, 18 ईयर का ओल्ड, एंड नाम है संतोष, विद ए डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी. पर्सन है, उसका डायग्नोसिस क्या है? एपिलेप्सी है. ओके, ही इज टेल्स द नर्स, वो नर्स को बता रहे हैं दैट बी इज एक्सपीरियंसिंग ए जनरलाइज टिंगलिंग सेंसेशन, उनको जनरलाइज टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, एंड स्मेल ऑफ रोसेस, गुलाब के फूल, गुलाब की जो होती है वो उनको क्या हो रही है? स्मेल हो रही है, स्मेल हो रही है. दे कंप्लेंट्स इंडिकेट, क्या हो रहा है उनको, ये क्या है आपको समझना है. आपने यदि साइकेट्रिक में अच्छे से पढ़ा है एपिलेप्सी को, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इन्हें पूरा है ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन. ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन है वो इसके अंदर नहीं है. एपिलेप्सी से पहले जो होता है उसको क्या है? एक ऑल फैक्ट्री, जो एपिलेप्सी में ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, उसको बोला जाता है ऑरा ऑफ एपिलेप्सी. इसको अपन बोल सकते हैं कि एपिलेप्सी या सीजर आने से पहले पेशेंट को लग जाता है कि उसको ऐसा कुछ ऑरा या फिर उनको कुछ ऐसी स्पेशल स्मेल आती है रोसेस की, जिसमें उनको लगता है कि उनको सीजर आने वाले हैं. तो ये क्या होती है? सीजर की प्री स्टेज होती है, जिसके अंदर, जिसको अपन बोलते हैं ऑरा ऑफ एपिलेप्सी. तो इसके अंदर क्या हो रहा है? पर्सन को ऑरा ऑफ एपिलेप्सी हो रहा है. ऑरा या फिर उनको स्पेशल ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है, जिसके अंदर उनको ऐसी स्पेशल रूप से स्मेल आती है. वो किसके अंदर आती है? ऑरा ऑफ एपिलेप्सी के अंदर आती है. और वही जो पेशेंट एपिलेप्सी का है उसके अंदर ऑरा ऑफ एपिलेप्सी हो रहा है. तो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है, बट इसके अंदर स्पेशलाइज जो एपिलेप्सी के अंदर होता है वो होता है ऑरा ऑफ एपिलेप्सी. नेक्स्ट अपन बात करें, सेकंड ऑप्शन है वो है एक्यूट न्यूराइटिस. एक्यूट न्यूराइटिस की कंडीशन के अंदर ये ऑरा ऑफ एपिलेप्सी है वो देखने को नहीं मिलता है. और नेक्स्ट ऑप्शन है वो एक्यूट सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट. एक्यूट सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के अंदर ऑरा ऑफ एपिलेप्सी नहीं होता है, उसके अंदर हाफ साइड बॉडी वीकनेस होती है. यहाँ पर हम बोल सकते हैं पैरालाइज देखने को मिलता है सीवीए के अंदर. ये जो सिम्टम्स है वो ऑरा ऑफ एपिलेप्सी या फिर सीजर डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है. क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ यूज में कभी कभी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े. अपना अगला क्वेश्चन है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्सेप्ट. इसमें कौन से साइन है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, वो एक कौन सा है? ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा रहा है. ये क्या है? दो होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा. बहुत बार बता चुका हूं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में खाना बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं. ठीक है, जो ये मोस्ट रूप से मैंने बताया फीमेल के अंदर देखने को मिलता है. फीमेल है वो क्या होते हैं? खुद को स्लिम रखना पसंद करती है, अपना बॉडी को, बॉडी की मॉर्फोलॉजी है उसको, उसके प्रति ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होती है. हेल्थ के प्रति ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होने के कारण से अपने शरीर को ज़्यादा स्लिम रखने के कारण वो ऐसे सोचते हैं कि मेरे को खाना बिल्कुल नहीं खाना. वो खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिसके कारण से उनके शरीर के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है. न्यूट्रिशन की कमी के कारण प्रोटीन्स एंड सभी की क्या होता है? वीकनेस आ जाती है, कमी हो जाती है. फैट होता है वो क्या हो जाता है? बॉडी के अंदर कम हो जाता है. बिकॉज आपको पता है कि यदि पेशेंट है वो खाना नहीं खाएगा, स्टारवेशन वाली कंडीशन हो जाएगी, तो फैट से क्या होगा? डाइजेशन होगा. फैट का डाइजेशन होगा तो जो फैट डिपॉजिट है उससे क्या होगा? एनर्जी मिलेगी, जिस कारण से पेशेंट को स्टारवेशन और वीकनेस और पतले, मतलब उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो क्या रहेगी? मोटापा नहीं रहेगा, पतला, मतलब पतले वजह से उनको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं. बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है? पर्सन है वो एक खाने के प्रति ज्यादा कॉन्शियस होते हैं. ये भी क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है.
ईटिंग डिसऑर्डर है। और बुलिमिया नर्वोसा में क्या होगा कि खाने के प्रति कॉन्शियस होते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम तक खाना नहीं खाएंगे, उसके बाद में एक दिन पूरा बहुत भरपूर दबा के खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद में उनको गिल्टी फील होना स्टार्ट होता है। उसके बाद में पुरगी बिहेवियर, जिसके कारण से मुंह में अंगुली डाल के उल्टी करना, लग्जेटिव लेना, ये किसके अंदर होता है? बुलिमिया नर्वोसा के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्सेप्ट, इसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा का साइन है एक को छोड़ के, वो कौन सा है? फर्स्ट है फैटिग। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर फैटिग तो देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं जाएगा एक्सेप्ट के अंदर। फ्रीक्वेंट ईटिंग हैबिट, ठीक है, ड्राई हेयर एंड स्किन, ये भी नहीं है। एंसियस एंड होपलेस लुक, बिल्कुल ये भी दिखने को मिलता है। जबकि फ्रीक्वेंट ईटिंग एंड हैबिट्स होती है वो किसके अंदर होती है? बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट के अंदर होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर ईटिंग हैबिट्स होती है वो नहीं होती है, और पर्सन खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है या खाना खाना अवॉइड करता है, जिस कारण से उनके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिशन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जबकि बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है? उनको फ्रीक्वेंट ईटिंग हैबिट्स आ जाती है, मतलब एक बार खाना कुछ टाइम खाएंगे नहीं, उसके बाद में लगेगा मेरे को बार बार खाना खाना है, और ज्यादा एकदम से भरपूर ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिसके कारण से उनको ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादा खाना खा लिया है और मेरा शरीर है वो बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इस कारण से फिर क्या करते हैं? पुर्गी बिहेवियर के कारण से वो वॉमिटिंग करना या लग्जेटिव लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? बुलिमिया नर्वोसा के अंदर आता है। तो ये दोनों ईटिंग हैबिट्स है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है और बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेंजोडाइजेपिन रिड्यूस एंजाइटी बाय एक्टिंग ऑन विच न्यूरोट्रांसमीटर, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पे बेंजोडाइजेपिन एक्ट करता है? ठीक है, बेंजोडाइजेपिन क्या है? एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, आपने सुना होगा बेंजोडाइजेपिन, या फिर इसको बोलते हैं लिब्रियम क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ठीक है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, या फिर ये क्या है? बेंजोडाइजेपिन है, या फिर अपन डाइजेपाम भी बोल सकते हैं। ये सब क्या होती है? एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है, वो कैसे काम करती है इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है, एंजाइटी होती है, उसके अंदर क्या होता है? एंजाइटी के अंदर क्या होता है? ठीक है, एंजाइटी के अंदर कौन सा डिस्टर्बेंस होता है? वो होता है गाबा। गाबा क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। गाबा, गाबा की फुल फॉर्म होती है गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। गामा की फुल गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड या फिर गाबा, जो एंजाइटी के अंदर क्या होता है? डिस्टर्ब होता है एंजाइटी के अंदर। तो अपन एंजाइटी के अंदर क्या देखेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट किसके ऊपर करेगा? एंजाइटी के अंदर गाबा। कौन से एंजाइटी के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है? गाबा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। डोपामिन किसके अंदर करता है? सेरोटोनिन किसके करता है? वो आपको बताते हैं अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बेंजोडाइजेपिन क्या करता है एंजाइटी के अंदर। एंजाइटी में है वो गाबा का क्या लेवल क्या है? गाबा का लेवल कम हो जाता है एंजाइटी के अंदर, क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है गाबा का लेवल। तो जो ये बेंजोडाइजेपिन है वो गाबा का लेवल क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। जो बेंजोडाइजेपिन या फिर एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती है, उनका क्या फंक्शन होता है? एंजियोलाइटिक ड्रग्स इंक्रीज द गाबा लेवल, गाबा के लेवल को बढ़ा देते हैं। कौन सी? एंजियोलाइटिक ड्रग्स। गाबा का लेवल एंजाइटी के अंदर कम होता है, और इनका लेवल बढ़ाने का काम कौन करता है? वो करता है बेंजोडाइजेपिन या फिर एंजियोलाइटिक ड्रग्स। ओके, डोपामिन, डोपामिन किसके अंदर होता है? वो होता है साइकेट्रिक साइकोसिस के अंदर। साइकोसिस के अंदर सिजोफ्रेनिया है और अदर साइकेट्रिक इलनेस है, उसके अंदर डोपामिन का लेवल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, सॉरी डोपामिन का लेवल है वो बढ़ जाता है। ओके, डोपामिन का लेवल साइकोसिस के अंदर डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जबकि जो पार्किंसंस डिजीज है उसके अंदर डोपामिन का लेवल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डोपामिन जनरेटिंग सेल्स होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। डोपामिन जनरेटिंग सेल्स कौन सी होती है? तो सबस्टेंसिया नाइग्रा, ठीक है,
सबस्टेंस या नाइग्रा होती है, वहां से डोपामिन क्या करते हैं, डोपामिन जनरेट होता है। डोपामिन जनरेटिंग सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है पार्किंसंस डिजीज के अंदर। तो पार्किंसंस डिजीज के अंदर डोपामिन का लेवल कम होता है, और सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस या फिर मेंटल डिसऑर्डर के अंदर डोपामिन का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ता किसके अंदर है, साइकेट्रिक इलनेस के अंदर, और पार्किंसंस डिजीज के अंदर डोपामिन का लेवल कम होता है। तो डोपामिन है वो किसके अंदर होता है, वो होता है एंटी साइकोटिक ड्रग्स डोपामिन के लेवल को करती है, क्या करती है, एंटी साइकोटिक ड्रग डोपामिन के लेवल को कम करती है, ब्लॉक करती है, D2 ब्लॉकर भी बोलते हैं उसको, एंटी साइकोटिक ड्रग्स को। उसके अलावा सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल होता है वो डिप्रेशन के अंदर देखा जाता है। डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर। डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाता है, और मेनिया के पेशेंट के अंदर सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है। तो उसके उल्टे उनकी ड्रग्स देखें, एंटी डिप्रेसेंट देखें, तो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इनके अलग अलग फंक्शन होती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन करके जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है उसके लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर मतलब जो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसका डिस्ट्रक्शन करता है, उनको इनहिबिट करेंगे तो बॉडी के अंदर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ाई गई है, जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी मैनिक ड्रग्स है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स है, उनके क्या क्या एक्ट होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो आपको अच्छे से पहले समझा दिया गया है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के जो ऑफर है उसके बारे में बता देते हैं। आजाद बैच चल रहा है जिसके अंदर जो एनुअल टेस्ट सीरीज है कोर्स, जिसके अंदर सभी क्वेश्चंस कोर्स है वो आपको जो 1100 में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको फ्री डेमो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री डेमो वीडियो क्लासेज है, डेली टेस्ट सीरीज है, वैलिडिटी फॉर 12 मंथ। ठीक है, टेस्ट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, सभी टेस्ट जो लिए जाते हैं वो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बताया जाता है आपको। वीडियो रैशनल टेस्ट क्वेश्चंस एंड एनालिसिस बाय द एक्सपीरियंस फैकल्टी, ये सभी जो फैसिलिटी है वो आपको पूरे 1 ईयर के लिए अवेलेबल है। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के जो ऐप है उस पर अवेल है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और ये सभी फैसिलिटीज है जो आपको अवेल हो सकती है पूरे 1 साल के लिए, और आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। 50% ऑफ के साथ में आपको मिल रही है, और एनुअल टेस्ट सीरीज प्लान। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो इसके अलावा गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर इस पे आपको हर जो कोर्स है उसको 85% है वो डिस्काउंट के साथ में आपको अवेलेबल है। आज ही अभी आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर ऐप पे जाकर के ये सभी ऑफर है वो देख सकते हैं और इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। वो सिर्फ आज के लिए वैलिड है, आज मींस कल के लिए जो 8 सितंबर है उन तक आपका ये ऑफर है वो वैलिड है। तो इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर ऐप से जुड़ करके, ये सभी बेनिफिट्स है इसका फायदा ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है वो है ए फॉल्स मेमोरी दैट द पेशेंट बिलीव बी ट्रू इज। ए फॉल्स मेमोरी दैट इज पेशेंट बिलीव टू ए ट्रू इज। एक फॉल्स मेमोरी है जिसमें पेशेंट को लगता है कि ये सही है, तो ये किसके अंदर होता है? ओके, फ्यूजी, तो इसके अंदर जो ये क्या है, डिसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने खुद को किसी अदर से अलग कर लेना, डिसोसिएटेड कर देना। उसमें ऐसा लगता है कि अदर से बिल्कुल पर्सन जो नॉर्मल अभी जो वे है उससे पहले की जो मेमोरी होती है भूल जाता है, और रिसेंट में पर्सन है वो अपनी अलग पहचान बना के उसी वे में बैठे रहना, डिसोसिएशन फ्यूज कहलाता है। ठीक है, कन्फाबुलेशन है वो क्या होगा, फाल्स मेमोरी फिल कर देना, मेमोरी के अंदर फाल्स मेमोरी है वो भर देना, कन्फाबुलेशन होगा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, वो जाएगा कन्फाबुलेशन। ठीक है, तो आपको जो मेमोरी के डिस्टर्बेंस है वो आपको समझ में आ रखे हैं, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेमोरी के कौन कौन से पार्ट, रिसेंट मेमोरी होगा, रिमोट मेमोरी होगी, ये मेमोरी के टाइप है। इसके अलावा कौन कौन सा एमनीशिया होता है, जैसे पैरामनीशिया हो गया, सर्कमस्क्राइब एमनीशिया होगा, कन्फाबुलेशन हो गया, ये सभी आपको समझना है। जो सर्कमस्क्राइब एमनीशिया क्या होता है कि किसी एक पार्ट ऑफ मेमोरी है वो लॉस हो जाना, उस मेमोरी के अंदर कुछ गैप के अंदर अदर थिंग्स भर देना, कन्फाबुलेशन कहलाता है। ओके, कैटाप्लेक्सी क्या होता है, कैटाप्लेक्सी में क्या होता है, पर्सन है वो
अपनी सडन एकदम से मसल्स पावर होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है कि एकदम से नींद आ जाती है तो सडन खड़े खड़े एकदम से सडन क्या हो, नींद आने के कारण से एकदम से गिर जाते हैं, उसे कैटाप्लेक्सी बोला जाता है। सडन लॉस ऑफ द मसल्स पावर वो क्या कहलाता है, कैटाप्लेक्सी कहलाता है। कोई डिजीज कंडीशन के अंदर नहीं, किसी साइकेट्रिक इश्यू के कारण से या फिर स्लीप या फिर सडन नींद आ जाने के कारण से यदि मसल्स पावर का सडन से लॉस होना और गिर जाना वो क्या कहलाता है, कैटाप्लेक्सी कहलाता है। और एंजाइटी भी इसके अंदर ऑप्शन है वो सही नहीं जाएगा, तो इसके अंदर कन्फर्मेशन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की और अपना अगला क्वेश्चन है वो है मोस्ट सीवियर एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम इज, कौन सा एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम का मोस्ट सीवियर एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम कौन सा है। तो एल्कोहलिक हेलुसिनेशन ये तो कॉमन है, इसमें देखने को मिलता है। और एल्कोहलिक हेलुसिनेशन कौन सा होता है, वो होता है ऑडिटरी। नेक्स्ट है हैंगओवर होना भी नॉर्मल है, इट इज नॉट ए सीवियर एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। एल्कोहलिक सीजर का जो आते हैं लेकिन उसका स्पेशल नाम होता है, इस कारण से इसके अंदर ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द डेलेरियम ट्रेमर्स। डेलेरियम ट्रेमर्स या फिर इसको डेलेरियम ट्रेमेंस भी बोलते हैं। डेलेरियम ट्रेमेंस या फिर डेलेरियम ट्रेमर्स होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर देखने को मिलता है। पर्सन यदि एल्कोहल सडन छोड़ता है तो उसके अंदर सीवियर ट्रेमर्स जैसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, उसे डेलेरियम ट्रेमर्स बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी बिकॉज क्या है, इसकी जो पढ़ने में अपन डेलेरियम ट्रेमर्स बोलते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन में कभी डेलेरियम आ जाता है, तो डेलेरियम इसके अंदर नहीं होता है। एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर डेलेरियम ट्रेमेंस है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ यूज है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एल्कोहलिज्म क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या देखना, मूवमेंट्स में भी होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, मसल्स जो मूवमेंट होती है वो भी क्या हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज होती है। पेशेंट हैंगओवर भी होता है, एल्कोहलिक हेलुसिनेशन भी देखने को मिलता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द डेलेरियम ट्रेमर्स या फिर डेलेरियम ट्राइमेंस भी बोलते हैं इसको। ओके, इसके अंदर थायामीन की कमी हो जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। थायामीन की क्या होती है, अल्कोहल के अंदर अल्कोहल की ज़्यादा कंजप्शन लेते हैं तो उसके अंदर थायामीन की भी कमी होती है। तो मल्टीविटामिन्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं किसके अंदर, एल्कोहलिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए कंडीशन इन विच पर्सन मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर इनटू विच इज पेलेस इज। पर्सन होता है वो एक ही पोजीशन के अंदर मेंटेन करना बॉडी पोस्चर को क्या कहलाता है। ये डिस्टर्बेंस है वो है पोजीशन के, मैंने आपको पढ़ाया है पोजीशन के अंदर जैसे इसके अंदर होते हैं 3 टर्म्स होते हैं। एक होता है वो होता है वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है वो होता है कैटेलेप्सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैटेलेप्सी, और एक होता है वो होता है कैटेप्लेक्सी। बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है तीनों टर्मिनोलॉजी और तीनों में क्या डिफरेंटेट है, ठीक है। एक होता है वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है कैटेलेप्सी, एक होता है कैटेप्लेक्सी। वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, पर्सन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल या फिर किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, उससे कारण से क्या जैसे कुछ सडन किसी ट्रॉमा हुआ, मेंटल ट्रॉमा हुआ, उस कारण से सडन एक ही पोजीशन के अंदर बैठे रहना, जैसे हाथ यहाँ लगा लिया और बिल्कुल एक ही पोजीशन के अंदर लॉन्ग टाइम तक बैठे रहना, कुछ सोचते रहना, ये क्या होता है वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जैसे पर्सन के किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो पर्सन क्या होता है एकदम बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में गुजरता है, तो एक ही पोजीशन ग्रहण करके पर्सन है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठे रहना, वो क्या कहलाता है वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है, ठीक है। कैटेलेप्सी में क्या होगा कि यदि पर्सन को कुछ माइंड का इश्यू है या फिर कुछ फिजिकली प्रॉब्लम होने के कारण से एक पोजीशन ग्रहण करके बैठे रहना, वो क्या कहलाता है कैटेलेप्सी कहलाता है, ठीक है। दोनों में ही पोजीशन का इश्यू है, पर्सन एक ही पोजीशन के, जैसे पैर मेंटल डिसऑर्डर में पेशेंट एक पैर ऊपर करके उसी पोजीशन धारण करके बैठा रहना, वो कैटेलेप्सी कहलाएगा, ठीक है। मेंटल ट्रॉमा के कारण से इश्यू हुआ, दैट इज द वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, और कैटेलेप्सी है वो एक ही पोजीशन के जैसा प्रॉब्लम्स है। जबकि कैटेप्लेक्सी होता है वो क्या होता है, कैटेप्लेक्सी में पर्सन होता है वो क्या करता है, जैसे पर्सन को अपन कैटेप्लेक्सी की बात करें तो ठीक है, तो वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी कैटेलेप्सी हो गया। कैटेप्लेक्सी की अपन बात करते हैं सडन लॉस ऑफ मसल्स पावर,
जैसे मैंने आपको बताया अगर छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, बच्चा क्या होता है नींद एकदम से आ जाती, खड़े खड़े एकदम से घूम करके बच्चा एकदम से नीचे गिर जाता है, वो क्या होता है कैटाप्लेक्सी बोला जाता है। कैटाप्लेक्सी में क्या होगा, किसी सडन लॉस ऑफ मसल्स पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना, किसी साइकेट्रिक इशू के कारण से सडन लॉस ऑफ मसल्स पावर जिसके कारण से पर्सन एकदम से नीचे गिर जाना, धड़ाम नीचे गिर जाना, कैटाप्लेक्सी कहलाता है। और एक पोजीशन धारण करके बैठे रहना वो क्या है, वैक्सप्लेक्टी या फिर कैटालेप्सी बोला जाता है। ठीक है, आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें क्वेश्चन यही पूछा रहा है, ए कंडीशन इन विच पर्सन मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर इनटू विच इज द प्लेसेड, किसी एक ही कंडीशन के अंदर बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना क्या कहलाता है, तो एक बॉडी पोस्चर करना वो कहलाता है कैटालेप्सी। क्या कहलाएगा, कैटालेप्सी। इसके अंदर क्या रहेगा, कैटालेप्सी। इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। इकोलेलिया के अंदर अपने जो बोलते हैं उसकी जो नकल करना, इको लिख दिया। इकोप्रेक्सिया अपन जैसे चल रहे हैं, अपनी जो मूवमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसकी नकल करना क्या कहलाता है, इकोप्रेक्सिया कहलाता है। और कैटालेप्सी मैंने बता दिया, कैटालेप्सी इसके अंदर कैटालेप्सी है वो सही रहेगा। ठीक है, समझना है अच्छे से। कैटालेप्सी, दोनों को जो टर्म है उसको अच्छे से पढ़ना है। एक ही पोजीशन धारण कर रहा है तो उसको बोलते हैं कैटालेप्सी, जबकि सडन से गिर जाना या मसल्स पावर लॉस हो जाना वो क्या कहलाता है, कैटाप्लेक्सी कहलाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द कैटालेप्सी। कैटाप्लेक्सी में क्या होता है, कैटाप्लेक्सी के अंदर सडन लॉस ऑफ मसल पावर, उसे बोलते हैं कैटाप्लेक्सी। तो इसके अंदर ऑप्शन सही कौन सा जाएगा, दैट इज द कैटालेप्सी। एक ही पोजीशन धारण करना कैटालेप्सी कहलाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट विच अकर सडनली, रिपीटेडली एंड पर्पसलेस, उसे क्या बोलेंगे अपन। पर्पसलेस एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट विच अकर सडनली, रिपीटेडली एंड पर्पसलेस हो, उसको अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, मैनरिज्म क्या होगा, बार बार सिर के ऊपर हाथ घुमाना, गले को क्लियर करना, ये क्या होता है, मैनरिज्म होता है। एक्टिविटी की प्रॉब्लम है ये, मैनरिज्म, बार बार सिर में हाथ घुमाना, ये तो इसके अंदर है नहीं। सडनली रिपीटेड पर्पसलेस एक्टिविटी करना। कंपल्सन क्या होता है, दैट इज द एक्ट ऑन ऑब्सेशन, कोई ऑब्सेसिव थॉट आना, अनवेलकम माइंड के अंदर आइडिया आना, उस आइडिया को कम करने के लिए जो एक्ट किया जाता है उसे कंपल्सन बोला जाता है। ओसीडी के अंदर देखने को मिलता है, ये भी इसके अंदर ऑप्शन है वो सही नहीं है। कैटाप्लेक्सी मैंने क्या बताया, सडन से मसल्स पावर का लॉस होना कैटाप्लेक्सी कहलाता है। तो कैटाप्लेक्सी भी इसके अंदर नहीं जाएगा, दैट इज द टिक डिसऑर्डर जा सकता है, जिसके अंदर सडन रिपीटली पर्पसलेस एक्टिविटी करना, जैसे आईज का बार बार मूव करना, हाँ हैंड्स का कुछ स्पेशल मूवमेंट कंटिन्यू बार बार होना, ये टिक डिसऑर्डर होता है। वो क्या होता है, मूवमेंट्स की प्रॉब्लम है जिसके अंदर ये मूवमेंट्स देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अपना अगला क्वेश्चन है वो है इन विच डिफेंस मैकेनिज्म द पर्सन ट्रांसफर्स हिज एंगर ऑन अदर। पर्सन होता है अपनी जो गुस्सा होता है किसी दूसरे के ऊपर निकालना, क्या कहलाता है। इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको समझना है क्वेश्चन अच्छे से। पहला ऑप्शन है कन्वर्जन नहीं होता, कन्वर्जन इज हिस्टीरिया, जिसके अंदर क्या होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। साइकेट्रिक पूरी है वो टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। टर्मिनोलॉजी में से मैं आपको बता चुका हूं कि टर्मिनोलॉजी में से हर क्वेश्चन है वो टर्मिनोलॉजी में से आता है। आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ रखी है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल ही आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर कन्वर्जन डिसऑर्डर नहीं है। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, हिस्टीरिया, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, घर में कोई कुछ बता देते हैं तो बार बार ऐसा एक्ट करना या फिर ऐसे एकदम से धड़ाम से गिर जाना, सीजर आना, ये सभी किसके अंदर होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर होता है। या फिर ऐसे घर में कुछ ज्यादा लोड बढ़ गया, काम के लिए बताया और एकदम से अपने जो चारों पैर है वो हाथ पैर है वो क्या हो गया, दो पैर और हाथ दोनों क्या हो गया, वीक हो गए हैं और घर में एकदम से धड़ाम से गिर के पड़ जाना कि मेरे को एकदम से क्या हो गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है। ऐसा कौन सी रिएक्शन होती है, कन्वर्जन रिएक्शन मोस्ट रूप से हिस्टीरिया के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। डेल्यूजन इज द फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। और प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है विन विच डिफेंस मैकेनिज्म द पर्सन ट्रांसफर हिज एंगर ऑन अदर। बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन अपना जो गुस्सा होता है किसी दूसरे के ऊपर निकालना। जैसे अपन बात करें एग्जांपल के तौर पे, ड्यूटी के दौरान जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो अपना जो काम में कुछ इश्यू हो वो उसकी गलती किसी दूसरे के ऊपर थोपना, वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन सही कौन सा जाएगा, दैट इज द प्रोजेक्शन। रिप्रेशन में क्या होता है, दिस इज टाइप ऑफ रिप्रेशन, एंजाइटी का टाइप है जिसके अंदर जो प्रीवियस कुछ स्ट्रेस टेंशन होती है वो प्रीवियस रिप्रेस एंजाइटी बोला जाता है, जिसमें प्रीवियस माइंड के अंदर चली जाती है, बाद में जाके वापस उभरती है और वो बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी या स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। ओके, अगर तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा जाएगा, प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन इज द मेंटल मैकेनिज्म जिसके अंदर क्या होता है, अपनी जो कमी होती है वो दूसरे के ऊपर थोप देना। ओके, नेक्स्ट द फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एज एट ए गिवन वन टाइम, उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है पॉलीगैमी।
समझ में आ गया होगा। फैटर्नल पॉली एंट्री फैटर्नल पॉली एंट्री का मतलब होता है कि ये यूएसए उस साइड में ज्यादा देखने को मिलता है कि जो अपने किसी घर फैमिली रिलेटेड वाले हैं उसी के साथ में मल्टीपल मैरिज करना क्या कहलाता है, फैटर्नल पॉली एंट्री कहलाता है। पॉली एंट्री में क्या होता है, एक से ज्यादा किसी के साथ में मैरिज करना पॉली एंट्री। और विच इज मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एट वन टाइम, एक साथ में मतलब एक टाइम में एक से अधिक ज्यादा बार शादी करना क्या है, पॉलीगैमी कहलाता गोनी। और मोनोगैमी के अंदर अपन को पता ही है, एक पर्सन है वो एक ही फीमेल के साथ में शादी करता है तो मोनोगैमी के अंदर आता है। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द पॉलीगोनी। ओके, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बढ़े अपन। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट यूजफुल थेरेपी इन ट्रीटिंग चाइल्ड विथ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। द मोस्ट यूजफुल थेरेपी कौन सी है बच्चों के अंदर देखने को जो डिसऑर्डर है उसमें कौन सी थेरेपी मोस्ट रूप से यूज की जाती है, तो बिहेवियर साइकोथेरेपी यूज जाती है। बिहेवियर बच्चे का चेंज करना है, बाकी कॉग्निटिव और पैरा और साइकोथेरेपी होती है वो बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन रूप से यूज नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अपना। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच इज अफेक्टेड इन द लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर कौन सी ग्लैंड्स अफेक्ट होती है, लिथियम टॉक्सिसिटी में सोडियम का लेवल डिस्टर्ब होता है, और लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द थायराइड ग्लैंड। सीधा सा वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके अंदर कौन सा थायराइड ग्लैंड है वो लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर अफेक्टेड होती है। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बिहेवियरल थेरेपी ऑफ सडन डायरेक्ट एंड मैक्सिमम एक्सपोजर टू द फियर प्रोड्यूसिंग सिचुएशन, उसे क्या बोलते हैं। रेस्पॉन्स प्रिवेंशन नहीं होता है, ओके, बायोफीडबैक नहीं होता, फ्लडिंग क्या होता है, इसमें क्या है, फ्लडिंग है वो क्या होता है, सडन किसी जैसे पर्सन है वो किसी थिंग से डर रहा है, ठीक है, जैसे बाहर जाने से डर रहा है, तो जो जिस चीज से जैसे शेर से डर रहा है तो शेर के सामने दिखाना उसको शेर, तो इसको क्या बोलते हैं, सडन एक्सपोजर ऑफ दिस थिंग्स। यदि किसी चीज से डर रहा है उसका सडन सामने एक्सपोजर कराना वो है फ्लडिंग कहलाता है। और एवर्जन थेरेपी सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, स्लो करके उस जो डर वाला फैक्टर है उससे सामना कराना सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन कहलाता है। बायोफीडबैक के अंदर अदर थिंग्स है, स्ट्रेस वगैरह होती है, उसके अंदर रेस्पॉन्स प्रिवेंशन है वो अलग कॉग्निटिव डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर देखने को मिलती है। फ्लडिंग इसके अंदर सही ऑप्शन जाएगा, जिसके अंदर सडन जिस चीज से डर लगता है उससे सामना कराना वो क्या कहलाता है, फ्लडिंग कहलाता है। ओके, अगला बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर एम इज डायग्नोस्ड विथ एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सी इज कंसिस्टेंटली लेट फॉर ड्यूटी एज रिजल्ट ऑफ रिपीटेडली चेकिंग वेदर appliances are unplugged before leaving home, the most appropriate nursing diagnosis to Mr. M। एक मिस्टर एम है, उसको क्या प्रॉब्लम है, घर से बाहर निकलता है रोजाना और ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी जाते टाइम रोजाना ही लेट हो जाते हैं ड्यूटी पे। क्यों, क्योंकि घर पे बार बार उसको घर से दरवाजे से बाहर निकलने पे 4 बार वो वहां पर लॉक चेक कर रहा है। घर से बाहर गया, ऐसा लगा मैंने लॉक बंद नहीं किया, फिर से ऊपर गया देखा लॉक बंद था, लेकिन उसके माइंड के अंदर बार बार थॉट आ रही है मैंने वापस लॉक बंद नहीं किया। ये क्या है, किस में देखने को मिलता है, ओसीडी के पेशेंट में देखने को मिलता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पर्सन्स के अंदर देखने को मिलता है। ओसीडी में ऑब्सेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट एंड कंपल्सन इज द डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। और ये प्रॉब्लम किसकी है, ओसीडी की प्रॉब्लम है। ओसीडी में होता क्या है प्रॉब्लम, एंजाइटी, एक एंजाइटी होती है, ऑब्सेशन इज द एंजाइटी, जिस एंजाइटी को वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, बार बार उस एंजाइटी के कारण से पर्सन है वो हर थिंग्स है वो लेट हो जाता है बिफोर अनप्लग लिविंग होम। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस टू मिस्टर एम है एंजाइटी। एंजाइटी है और पर्सन को प्रॉब्लम क्या है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। पर्सन को कौन सी प्रॉब्लम है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और इसके अंदर ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द एंजाइटी। एंजाइटी की प्रॉब्लम है। सोशल आइसोलेशन नहीं है, सिचुएशनल सेल्फ स्टीम नहीं है, डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आने के चांसेज है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। अगली क्लास के अंदर अपन जो और आगे के एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्यन नर्सिंग क्लासेस से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।